नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है और तवक्को यही की जा रही है कि बोर्ड की जब मीटिंग होगी IMF की तो पाकिस्तान को जो अगली किस्त है $710 मिलियन की वो जारी हो जाएगी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें अब जो तफसीलात आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान कई इश्यूज के ऊपर इख्तलाफात मौजूद हैं और बहुत से ऐसे अहदाफ जो हुकूमत पाकिस्तान है या जो वजारत ख़जाना है उनको एडजस्ट करने पड़े हैं, तो उन्हीं पर बात करेंगे। तो शहबाज, इंपॉर्टेंटली दो के IMF की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन जो आपने भी रिपोर्ट किया है इसमें जो की अब हाईलाइट्स हैं कि उसमें अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान ने IMF के कहने के ऊपर वो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स हों, वो आपकी इंपोर्ट्स हों, वो ग्रोथ के नंबर्स हों, इवन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी जो चीज़ें हों, उसको रिवाइज किया है, उसमें नजरसानी की है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में जो एक बुनियादी फ़र्क था वो यही था कि पिछले प्रोग्राम में हुकूमत आगे से अपना काउंटर आर्गूमेंट देती थी, इन्होंने भी दिया इस दफ़ा, बट रेजिस्ट नहीं किया। तो जो ज़्यादातर जो IMF के जो व्यूज़ थे उसको एक्सेप्ट किया गया। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, इस पे आप दोनों का इत्तेफाक होना समटाइम ज़रूरी भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर करंट अकाउंट खसारे की फोरकास्ट IMF की मुख्तलिफ है और हुकूमत की और फोरकास्ट है, तो एट द एंड ऑफ द डे जून में जो भी रिजल्ट होगा वो पता चल जाएगा। तो ये वाले जो इनकी चीज़ें, क्या इससे फिर मुज़ाकरात पर या जो आपके प्रोग्राम के ऊपर असर नहीं पड़ता इस चीज़ से? इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि अगर करंट अकाउंट खसारा हुकूमत एक नंबर कह रही है और IMF दूसरा नंबर कह रही है, तो उसके साथ ही जो आपको गैर मुल्की कर्जा चाहिए होता है उस खसारे को ब्रिज करने के लिए, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये चीज़ें, ये वाले जो फोरकास्ट होते हैं और जो प्रोजेक्शंस होती हैं, इसमें इनका हमेशा फ़र्क रहा है, चाहे वो GDP ग्रोथ का नंबर हो। लेकिन इंटरनली ये लोग एग्री करते हैं तो ही, क्योंकि असल जो इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज MEFP जो बुनियादी एक दस्तावेज होती है प्रोग्राम की, उसके ऊपर एग्री होना दोनों साइड्स का जरूरी होता है। तो ये जो आज हम बताने जा रहे हैं नाज़रीन को चीज़ें, ये जो MEFP के अंदर इनका इत्तेफाक हुआ है, उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, तो उस लिहाज से इनकी बहुत अहमियत है। इसमें जो बड़े नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, उसमें जो GDP ग्रोथ है इस साल, जो तरक्की की शरह है, वो हुकूमत का जो सालाना हदफ है वो तो 3.5% है। और जो मुज़ाकरात में भी हुकूमत ने कहा था कि हम 3 से 3.5% GDP ग्रोथ इस साल हासिल कर लेंगे। लेकिन जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि IMF के ख्याल में जो GDP ग्रोथ होगी इस माली साल में वो 2% के करीब रहने की तवक्को है। और ये जो 2% का नंबर है ये पहले से भी कम है। जो जुलाई में IMF का फोरकास्ट था वो 2.5% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हुकूमत की एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ है उसकी तरफ ग्रेजुअली हम मूव करें, उसके ऊपर IMF ने इत्तेफाक नहीं किया। और कम ग्रोथ, और वो भी खासतौर पर 2% अगर आपकी GDP ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल महंगाई तो अपनी जगह पे उसमें जो इजाफा होगा, बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आपकी इकोनॉमी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम ग्रो कर रही है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी उसके नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो नंबर है वो महंगाई का है। हुकूमत का जो एस्टीमेट था वो 20 से 22% महंगाई रहेगी, उनका ये ख्याल है, अब जो इन्होंने इन टॉक्स में पेश किया था। लेकिन जो IMF ने नंबर दिया है वो है 22.8%। पहले IMF का नंबर 25.9% था। तो यहां पे उन्होंने, IMF ने भी अपना फोरकास्ट कम किया है। बट कामरान, ये 22.8% ही क्यों? ये 23.8 भी हो सकता है, 21.8 भी हो सकता है। इसके पीछे कैच ये है कि इस वक्त जो शरह सूद है वो 22% है और IMF ने इसको 22.8% पे रख के एक पैगाम ये दिया है कि आप इस यहां से अगर शरह सूद हटाएंगे तो इसको ऐसे लिया जाएगा जैसे आप एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं और फिर से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। तो ये जो नंबरिंग होती है इसमें बड़ी मैसेजिंग भी है। लेकिन ज़ाहिर है नंबर तो बड़ा क्लोज है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है। अब जो IMF की प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन की, ज़ाहिर है कोरिलेशन है, वो 22.8% कह रहे हैं। डू यू थिंक कि इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक मौका है कि थोड़ा मनूवर कर सके? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी मईशत चल नहीं रही, आपकी जो बड़ी सनतें हैं उस तरह से ग्रो नहीं कर रही। डू यू थिंक इसके अंदर हुकूमत के पास मार्जिन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, के जब अगला रिव्यू आएगा, मॉनेटरी कमेटी करेगी, तो उसमें थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं? ये देखिए, एक एक्सपेक्टेशन तो है
कि जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आएगी उसमें शायद सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस पर शरह सूद को कम कर दे। कितना कम करे वो एक अभी उस पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उसमें उनकी जो स्टेटमेंट थी ओवरऑल इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू दिस इंटरेस्ट रेट, लेकिन उन्होंने कहा जो कि IMF के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है, तो जिसका मतलब यह है कि नेचुरली आपकी जो ग्रोथ है और बाकी सारी चीजें हैं वो इंपैक्ट होंगी। तो ये जो निगरान हुकूमत है इसका जो इसकी ओरिएंटेशन है वो टूवर्ड्स स्टेबलाइजेशन है, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ नहीं जाना चाहते, विच इज इन अ वे गुड कि आप वक्ती तौर पर अगर इन चीजों को छेड़ेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कैच इसके अंदर ये है कि अगर अभी से स्टेट बैंक ने अपना जो शरह सूद है उसको कम करना ना शुरू किया तो जब अगला IMF के प्रोग्राम आएगा तो उस वक्त फिर नॉर्मली जो IMF की रेसिपी होती है उसमें फिर एक डिमांड ये भी निगरान हुकूमत का इंटरेस्ट तो बेशक स्टेबलाइजेशन पर हो, बट जो अगली हुकूमत आने वाली है उसका इंटरेस्ट जरूर होगा कि ये अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ये कम करके चले जाएं स्टेट बैंक वाले, तो ताकि जब अगला वो प्रोग्राम नेगोशिएट करें तो उन पर वो दबाव ना। इसके अंदर ये नंबर्स तो हमने बात कर ली। एक नंबर जो है अपेरेंटली इट्स अ पॉजिटिव कि जो IMF है उसने रिवाइज किया है जो हमारी इस माली साल जो बैरूनी कर्जों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको कम कर दिया है उन्होंने कि इस दफ़ा हमें 25 अरब डॉलर चाहिए होंगे, जो पहले शायद 28 अरब डॉलर से ज्यादा का नंबर था। तो ये क्या मतलब इसकी क्या रीजन है? क्या उसमें डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इस पे इंसिस्ट कर रही थी या ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए IMF ने रियलाइज किया कि नहीं इस दफा हमारी रिक्वायरमेंट शायद कम होगी? देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हुकूमत तो डेफिनेटली इस पे इंसिस्ट करेगी, लेकिन हुकूमत का जो नंबर था वो तकरीबन 23.5 अरब डॉलर का था। अच्छा। और IMF के ख्याल में अभी भी जो फोरकास्टिंग है वो 25 अरब डॉलर की है। इससे पहले वाला जो उनका नंबर था IMF के साल की जो जरूरियात थी उन्होंने तकरीबन उसको 28.4 अरब डॉलर के ऊपर पिच किया हुआ था। तो 3.5 अरब डॉलर रफली यहाँ पे एक स्पेस आपके पास आया है। कहां से आया है? करंट अकाउंट का खसारा IMF ने पहले एस्टिमेट किया हुआ था 6.4 अरब डॉलर, अब उनका एस्टिमेट आ गया 5.7 अरब डॉलर। और हमारा कुछ 4 से 4 हुकूमत ने कहा था 4 से 4.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा होगा। IMF ने उसको नहीं माना और उन्होंने तकरीबन 775 मिलियन डॉलर की यहाँ पे एक स्पेस दी है। बट ये जो नंबर अभी तक पहले 3 माह में रहे करंट अकाउंट खसारे को 927 मिलियन डॉलर है 3 माह में। और आज ही एक स्टोरी, वो कल थी उसकी बल्कि आज एक स्टोरी छपी, गवर्नर ने यह कहा है कि अक्टूबर में भी जो करंट अकाउंट का खसारा तकरीबन 100 मिलियन डॉलर से कम ही रहेगा। तो विच मींस कि ओवरऑल 4 माह में जो करंट अकाउंट का खसारा होगा 1 अरब डॉलर के करीब होगा। तो IMF के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर वाली साइड पे लग रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के नंबर थोड़े से रियलिस्टिक लग रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आगे जाके क्या होता है, इंपोर्ट्स खोलते या नहीं खोलते, इसके अंदर 2 और जो नंबर इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट्स का जो IMF का पहले का जो उनका एस्टिमेट था वो काफी ज्यादा था, वो तकरीबन वो इंपोर्ट्स एस्टिमेट कर रहे थे कोई 64.7 अरब डॉलर की। तो अब उसमें भी उन्होंने कोई 6.3 अरब डॉलर के अपने इंपोर्ट्स के एस्टिमेट्स में भी कमी की है और इसको कम करके 58.4 अरब डॉलर कर दिया। कम तो उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 6.5 अरब डॉलर कर दिया। हुकूमत का ख्याल है कि जो इंपोर्ट्स होंगी 54.5 अरब डॉलर की होंगी। तो हुकूमत के एस्टिमेट से ये अभी भी 4 अरब डॉलर ज्यादा है। अब यहाँ पे जो आपको 6.5 बिलियन डॉलर की एक स्पेस आई है, इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि करंट अकाउंट खसारे में फिर इतना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? उसकी वजह यह कि जो रेमिटेंसेज हैं, जो पहले IMF का एस्टिमेट था वो 32.5 अरब डॉलर का था, अब वो उसको वो तकरीबन 29.5 अरब डॉलर या 29 अरब डॉलर के आसपास करे, तो 3.5 अरब डॉलर वहां से आपको मार पड़ गई। एक्सपोर्ट्स का उन्होंने जो अपना एस्टिमेट है वो अपवर्ड रिवाइज नहीं किया, बल्कि उसमें भी 200 मिलियन डॉलर की कमी की, विच इज नॉमिनल, नाइदर हियर नॉर देयर। बट ओवरऑल जो उनकी जो IMF का जो एस्टिमेट है एक्सपोर्ट्स का वो 30.5 अरब डॉलर के करीब अभी भी उन्होंने एक नंबर रखा हुआ है। बट इवन अगर ये जो रिवाइज्ड नंबर अब जो हमारी फॉरेन लोन रिक्वायरमेंट्स हैं IMF दे रहा है, डू यू थिंक कि एक जब ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले एक जो बड़ा इशू था वो आपकी एक्सटर्नल जो सेक्टर था, तो डू यू थिंक कि इसका अब पाकिस्तान को मतलब फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान के लिए मतलब कर्जे अरेंज करना, बैरूनी कर्जे अरेंज करना इट वाज अ चैलेंज। अब ये जब डाउनवर्ड रिवीजन हुई IMF की तरफ से, तो उसका कोई बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को? देखिए बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, बट जैसे कल के मैंने प्रोग्राम में कहा था ना, IMF ने कुछ चीज़ों पे आंखें बंद भी की हुई हैं, तो वो आंखें यहाँ पे बंद हुई हैं। जो अवेलेबल फाइनेंसिंग है वो उसको IMF अभी भी तकरीबन दिखा रहा है रफली 26.5 अरब डॉलर।
आपकी नीड्स 25 है, अवेलेबल फाइनेंसिंग रफली $26.5 अरब आईएमएफ दिखा रहा है। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक उसके अंदर इफ एंड बट ये है कि जो ये चीजें एस्टिमेट करें कि वाकई उतनी मटेरियलाइज हो जाएंगी। पहले ये होता था जितना ये फाइनेंसिंग गैप आइडेंटिफाई कर लेते थे उसके ऊपर फिर ये इन्होंने इंसिस्ट करते थे कि इसको ब्रिज करोगे तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। इस दफा वो चीज नहीं हुई। कहने को तो ये नंबर 26.5 दिखा रहे हैं लेकिन नंबर मैच नहीं कर रही। इसमें अगर आप देखिए इसमें फ्लावरी नंबर्स आ रहे हैं और ये हमेशा होता है। ये आईएमएफ तब करते हैं जब इन्होंने चीजों को जो टेबल को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे अभी भी जो पहले इनकी आईएमएफ के ख्याल में हुकूमत को अगर $28 अरब की उस वक्त भी इनकी नीड्स थी तो उसमें $30 अरब की अवेलेबल फाइनेंसिंग थी। तो आज अगर जो नीड्स हैं उसको कम करके $25 अरब कर दिया तो अवेलेबल फाइनेंसिंग को भी आईएमएफ ने कम किया है उतना ही, बल्कि उसे $200 मिलियन ज्यादा ही कम करके $26.5 अरब के पास ले आया है। तो इसके अंदर जो इफ्स एंड बट्स होते हैं कि कौन सी चीज मटीरियलाइज होगी कौन सी नहीं होगी। एक चीज हमने नाज़िम खबर की थी कि तकरीबन 2 माह पहले कि हुकूमत का जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स का जो एस्टीमेट है कर्जों का वो पूरा नहीं होगा और यूरो बॉन्ड्स नहीं होंगे। तो वो हुकूमत ने काफी बुरा मनाया था और एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और बड़ी वो क्रिटिकल सी सब्जेक्टिव सी प्रेस रिलीज उन्होंने इस वक्त जारी की थी। तो अब खबर ये है कि वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने खुद ये अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान $1.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स फ्लोट नहीं करेगा। तो ये बात हमने 2 माह पहले बता दी थी जिसपे हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया था। चले अब फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बता दिया तो अब शायद हुकूमत नाराज नहीं होगी। इसी तरीके से जो कमर्शियल बोरोइंग्स के एस्टिमेट्स हैं वो जो टेबल्स मैं देख रहा हूं जो मेरे पास राइस इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें वो भी रिवाइज हो गए हैं। तो जो बात हमने उस वक्त की थी 2 माह पहले आज वो साबित हुई है। तो हमेशा जो मीडिया की रिपोर्टिंग है उसको कंस्ट्रक्टिव लेना चाहिए एज लॉन्ग एज इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। तो चीजों को आप नेगेटिव और पॉजिटिव की जब स्पिन देने की कोशिश करेंगे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो काम करके आगे चले जाएंगे। नुकसान आप लोगों का होगा। कैसे होगा वो बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद जब आपको सामने हम रखेंगे बजट के नंबर। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं और जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें कई मामलात पर अभी भी जो दोनों फरीकैन हैं उस तरीके से ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं बट ऑब्वियसली उनको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। एक और जो बड़ा इशू हमारा जो ऑब्वियसली जो जिस तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा हुआ है और एक अनसस्टेनेबल होता जा रहा है और आगे चल के हम आपको बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले शहबाज में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि बार बार एक चीज़ आप दोहरा रहे हैं कि शायद इस दफ़ा जो IMF है इट अपेयर्स के कुछ चीज़ों को वो डिलिबरेटली इग्नोर भी कर रहे हैं। शायद उस तरह से इतने उनका मौक़िफ़ सख्त भी नहीं है, मतलब किसी भी पोजीशन लेना चाहते तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती थी। तो उसकी क्या रीज़न है, ऐसा क्या चेंज हुआ है कि PDM की गवर्नमेंट में और इसके टेकर की गवर्नमेंट में आर देयर एनी अदर जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस? क्योंकि कुछ ऐसी इतलात कुछ ऐसी खबरें भी चलती रहती हैं, क्या उसके पीछे वो कहानी है? आखिर जो IMF का जो अप्रोच है अपेरेंट जो चेंज है उसके अंदर उसकी रीजन क्या है? देखिए 3 से 4 बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि उस वक्त की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी और जो इकोनॉमिक मैनेजर्स थे उनका IMF के साथ रिलेशनशिप और इस वक्त की जो टीम है उनका रिलेशनशिप। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब बड़ी उस पर सख्त पोजीशन लेते थे IMF के ऊपर और उनकी कोशिश होती थी कि चीज़ों को वो अपने तरीके से देखें और वो बहुत ज़्यादा IMF की जो डिमांड है उसको मानने के हक में नहीं होते थे, वो पोजीशंस अपनी लेते थे। ये चीज़ इस दफ़ा नहीं हुई। इस दफ़ा जो कल भी हमने बात की कि जो IMF ने कहा बाय एंड लार्ज इन्होंने मान लिया। दूसरा जो फ़र्क जो इनके क्रेडिट पे जाता है हुकूमत के वो ये कि वजारत खजाना की और जो वजीर खजाना है उनकी जो डीलिंग विद द IMF थी वो बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थी। तो देवर फोर्थ कमिंग, जैसे भी हमने ब्रेक से पहले बात की कि जो हकायक थे इन्होंने उनको बयान कर दिए। तो जब आप हकायक बयान कर लेते हैं तो पहला स्टेप तो आपका जो है ना ऑब्स्टिकल वहीं पे आप क्लियर कर लेते हैं। आप अगले को बता देते हो ये मेरी इसमें प्रॉब्लम है, हेल्प मी आउट। तो आपने वहां पे आप उनको एक स्पेस दे दी उनको भी काम करने की। तो जब एक चीज गलत हो, फेस के ऊपर आपको गलत नजर आ रही हो, तो फिर आप उसको जब इंसिस्ट करेंगे देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तीसरा फैक्टर जो हमने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स थे वेस्ट के इस दफा, वो ये थे कि वो चाहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात हों, कैसे हों, कितने शफाफ हों, कौन हिस्सा ले कौन हिस्सा ना ले, ये शायद उनके साथ कंसर्न ना। उनका कंसर्न ये था कि इंतखाबात की तारीख आ जाए जो कि आ गई। तो ये एक एनालिसिस सबके है कि ये ऐसा चाह रहे थे वेस्ट कि उनकी ये ख्वाहिश थी, वो डेट आपको मिल गई। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे। और फिर जो चौथी चीज है जो इकोनॉमिक है
कि आईएमएफ इस प्रोग्राम को ले रहा है एक ब्रिज फाइनेंसिंग, एक छोटा प्रोग्राम जो लीड करेगा एक बड़े प्रोग्राम की तरफ। तो जो चीजें होंगी जो लॉन्ग टर्म होंगी, जो इनको उनसे काम बड़े करवाने होंगे, वो फिर बड़े प्रोग्राम तो शायद इसलिए भी थोड़ा वो लीनियंट है। लेकिन एक मैं फैक्टर ज़ाहिर है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अलग से नहीं देख सकते, यू नेवर नो। ये खबरें भी आती रही हैं कि शायद पाकिस्तान थ्रू अ थर्ड कंट्री यूक्रेन को वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है, कुछ इस तरह की खबरें आई हैं। हालांकि मेरा स्टेट्स होती हैं, कुछ चीज़ें आप खामोशी के साथ करते भी हैं, अपना फ़ायदा भी देखते हैं। और अगर पाकिस्तान को, अगर आपको फ़ौरन उसकी ज़रूरत है, अगर आप कर रहे हैं, आप असला बनाते हैं तो कर रहे हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। हमारे यहाँ लोग बाज़ दफ़ा इन्वोक करते हैं ना, पॉलिटिक्स क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप अपने इंटरेस्ट देखते हैं ना। इट कुड बी पॉसिबल के मैं इस बात को एग्री नहीं करता, उसकी वजह है कि हो सकता है कि ये रीज़न भी हो। नहीं, मैं क्यों इस पे एग्री नहीं करता। लेट्स सपोज ऐसा है, हमें नहीं पता कि ऐसा है या नहीं। पाकिस्तान तो डिनाई करता है, वज़ारत ख़ारिजा ने हमेशा चीज को डिनाई किया और वेस्ट ने भी कभी इस चीज को ओन नहीं किया, नंबर 1। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो ये अभी तो हुआ नहीं है, जुलाई में नहीं हुआ। ये तो जब पिछला प्रोग्राम नाकामी पे खत्म हुआ, $3.5 अरब हम ले नहीं सकते, तो फिर अगर था तो उस वक्त भी था, तो उस वक्त फिर हमें यूक्रेन सेल्स का क्यों फायदा नहीं हुआ? तो आई वुड नॉट गिव मच वेट टू दिस। हाँ, जो रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका इस वक्त है, वो उस वक्त नहीं थे, बेहतर है अब पहले से। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इनके बेहतर हो गए, इनकी जो बॉडी लैंग्वेजेस हैं वो एट ईज आ गई हैं। तो पहले कंप्लेंट्स होती थी बंद कमरे में, अमेरिकन भी हमें बताते थे, वो अपनी करते थे क्रिपिंग, और ये जो है, और इसको हमें, मेरा ख्याल है, नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। हम अक्सर जो है ना चेस्ट बीटिंग करते हैं कि अगर आपकी एक कामयाब सिफारतकारी क्या होती है कि आप जितनी बड़ी पावर्स हैं, अगर आप उनको तरीके से कन्विंस करके अपना फायदा उठाते हैं तो दैट इज अ गुड थिंग। मतलब हमारे यहाँ तो जरा हम अपने मसाइल नहीं देखते ना। तो अगर जो जिस पे हमें फायदा है, मैंने एक हमेशा कहा कि दोस्तों, जो दो ममालिक होते हैं उनमें दोस्तियां या लॉयल्टीज नहीं होती, उसमें दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, जहां पे म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। जो चाइनीज प्रेसिडेंट एक बात हमेशा कहते हैं, अमेरिका में भी उन्होंने जाके यही बात कही है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसकी बेस पे आपकी जो किसी के साथ डीलिंग होती है आप कीजिए, हम कोई मतलब किसी एक कंट्री के साथ तो क्लब नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर्स के ऊपर। नाज़रीन, हमने वो जो 2 माह पहले खबर की थी, उसमें जो एक कॉन्टेंटुअस इशू था उस वक्त, वो जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी है वो कितनी है। तो हमने उस वक्त ये जराये से रिपोर्ट किया था कि हुकूमत का बजट जो 7,300 अरब रुपया था, उसके मुकाबले में वजारत खजाना की अपनी असेसमेंट थी कि ये तकरीबन 8,300 अरब रुपए से ज्यादा होगा। तो अब खबर यह है कि हुकूमत ने जो खुद आईएमएफ को बताया वो 8,485 अरब रुपए के करीब इनका कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होगी। और ये वाला जो नंबर्स है, आईएमएफ ने इसको भी नहीं माना। आईएमएफ की जो मेरे जराये बता रहे हैं, उनकी जो फोरकास्ट है वो 8,627 अरब रुपया, 8,627 अरब रुपया पाकिस्तान को आईएमएफ के मुताबिक इस साल चाहिए सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए। जिसमें अब बात वहीं पे आ जाती है, अगर मीडिया रिपोर्ट करे तो गलत है, जब आप मुज़ाकरात में बैठते हैं तो वही नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो फिर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के चक्कर में मत पड़िए। अब देखिए, अगर फैक्चुअल चीज है तो उसको आप काइंडली उसको एक्सेप्ट कीजिए। इसी के अंदर जो दूसरा नंबर होता है कि आपने जो डोमेस्टिक है, जो मुकामी तौर पर हुकूमत ने कर्जे लिए हुए, उसके ऊपर अदायगी, हुकूमत का जो बजट का नंबर था वो 6,430 अरब रुपया था। अब आईएमएफ के मुताबिक सिर्फ डोमेस्टिक कर्जों के ऊपर जो हमें पाकिस्तान को की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तकरीबन 7,500 अरब रुपया है, जो हुकूमत की कुल जो उसकी एलोकेशन है उससे कहीं ज्यादा है। अब पीछे रह जाता है गैर मुल्की कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी। हुकूमत का नंबर था 872 अरब रुपया, और मेरे जराये ये बता रहे हैं कि आईएमएफ के मुताबिक ये नंबर कोई 1,022 अरब रुपया है। तो यहां पे जो स्लिपेजेस आईएमएफ दिखा रहा है वो कहीं ज्यादा है जो वजारत खजाना ने बजट एलोकेट किया हुआ। कितना होगा वो कामरान 30 जून को पता चल जाएगा। 2 और नंबर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले देखें, सवाल में भी स्टूपिड हो, लोग सवाल भी करते हैं। आपने जो जिक्र किया कि ये जो सूद की मद में हमने इस साल जितना पैसा देना है उसमें 7,500 अरब रुपए डोमेस्टिक है, यानी जो डोमेस्टिक आपने लिए हुए हैं। तो आमतौर पर लोग ये भी सवाल करते हैं, चलें फॉरेन जो लोन है उसमें तो आप डॉलर तो नहीं छाप सकते, तो लोग ये भी कहते हैं कि डोमेस्टिक लोन है तो स्टेट बैंक क्यों नहीं पैसे छाप के वो 7,500 अरब रुपए दे दे। वो मतलब डोमेस्टिक लोन है ना। लोग बाज दफा मैं एक सवाल करते हैं कि आप मतलब नहीं पैसे छाप के, रुपया छाप के आप वापस कर दें 7,500 छापा जाएगा ना, उसके अगेंस्ट को गवर्नमेंट का, क्योंकि आमतौर पर ये सवाल करते हैं तो मैं इसलिए आपसे पूछा कि ये उसको कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जो इकोनॉमिक थियरीज है वो हमें ये बताती है कि नोट प्रिंटिंग से महंगाई आती है।
अगर आपने एक ग्लास ये खरीदना है और आपके पास पैसे कम है, या तो आप नहीं खरीदेंगे या पैसे जमा करके इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये ग्लास खरीदना, इधर आपने प्रिंटिंग मशीन लगाई हुई है, तो आप इसकी जो भी प्राइस कर दें, आप उतने ही नोट प्रिंट करके उसको दे देंगे तो उसकी कीमत मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगी, महंगाई होगी। ऐसा होता नहीं है और ये पॉसिबल नहीं होता। बट अब उसमें जो चीज हो सकती है, जो 7,500 अरब है, ये कम हो सकता था। कैसे हो सकता था कि जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने 22% रखा हुआ है, इसको अगर आप 12, 14, 15 वट एवर रेट एक होता, उस पे होता तो वो कैसे होता? IMF का फिर प्रोग्राम ना होता? नहीं, अब यही तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो कैच इनको, ये तो इनके करने वाले काम, इनको कन्विंस करना है ना कि महंगाई जो हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि जो आपकी इन्फ्लेशन वो डिमांड की वजह से बढ़ रही है। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है कि 40% आपके रुपए की कदर गिरी पिछले माली साल में। बिजली की कीमतों में आपने अच्छा खासा कोई 35-40% इजाफा कर दिया, गैस की कीमतों में 193% इजाफा कर दिया। और कल जो नंबर आया है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, वो अलार्मिंग नंबर है, 42% महंगाई, और एक हफ्ते में उसमें जो इजाफा हुआ है 10% हुआ है। क्यों? गैस की कीमतों में जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है उसके लिए कितना इजाफा हुआ है? 480%। कितना? पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका, उसके लिए इस हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने गैस की कीमतों में 480%। लेकिन इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ये जो पाइप के जरिए जो गैस हमें आती है, डोमेस्टिक कितना नंबर, आई थिंक हार्डली 30% है। बट उसमें क्या गरीब नहीं है? 100% को नहीं, वो ठीक है। तो जो गरीब लोग भी हैं जहां एक्सेस नहीं है, वो तो LPG इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ज्यादा महंगी है। फेयर इनफ पॉइंट। लेकिन आप देखें ना, अब मैं बात यहां पे ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो SIFC का क़याम है वो अमल में आए 5 माह हो चुके हैं और इस सिलसिले में इसी हफ्ते पहली मरतबा जो SIFC की एपेक्स कमेटी है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेडन और जो SIFC की वर्किंग है और अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उस हवाले से उन्होंने अपडेट किया। तो शहबाज, उसमें जो की एक है कि अभी तक ज़ाहिर है कि एक एम्बिशियस प्लान है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज सिर्फ 2 मुल्कों से, UAE और सऊदी अरब से हमारा जो प्लान है, ये जिन्होंने आइडिया कंसीव किया है कि अगले 3 से या 5 साल में $70 बिलियन की सरमायाकारी हो। लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, एक्नॉलेज किया जो सेक्रेटरी हैं इसके एपेक्स कमेटी के, कि फिलहाल अभी तक $1 भी SIFC का जो इनिशिएटिव है इसके तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हुई। तो इज इट समथिंग वेरी नॉर्मल, या डू यू थिंक कि जब ये कंसीव किया गया था आइडिया तो उसके हवाले से शायद इतने उनका ऑब्जेक्टिव था कि बाय दिस टाइम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए पाकिस्तान में? देखिए, 16 जून को ये जो SIFC है इसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफाई किया था, तो ये क्रेडिट उनको जाता है मिलिट्री को इकोनॉमी के अंदर रोल देने का। लेकिन SIFC ऑफिशियली तो नोटिफाई हुई है जून में, इसके पीछे जो वर्किंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी उससे भी 4-5 माह पहले। तो टोटल जो पीरियड है SIFC की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का वो तकरीबन 10 माह के करीब बनता है। बट ऑफिशियली चूंकि उन्होंने काम उन्होंने आगाज ही जून में किया, तो विल टेक इट ओनली 5 मंथ्स। तो जो उन्होंने बाकी जो इन्होंने स्पेड वर्क करना था वो पहले इन्होंने पीछे से कर लिया था। नाम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लोग कौन हायर होंगे। अब इसमें 2 बड़ी इसमें मैसेजेस थे। ये जो ब्रीफिंग, जहांज़ेब खान साहब जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर हुए हैं, आजकल वो सेक्रेटरी टू द एपेक्स कमेटी हैं और उनका वो काबीना के मेंबर भी रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की काबीना के। तो उन्होंने ये ब्रीफिंग की थी। इसमें जो एक नंबर पहले माजी में आता था सिर्फ बैकग्राउंड में, अनऑफिशियली जो आर्मी चीफ के रेफरेंस से कोट होता रहा कि जी उन्होंने फरमाया कि $70 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, लेकिन याद रहे ये उन्होंने कहा था कि 3 से 5 साल में आएगी। ऐसा कम से कम मैंने नहीं सुना कि आर्मी चीफ ने कहा कि साल इतनी आ जाएगी और अगले साल इतनी आएगी। टोटल नंबर एक बताते थे। उसको ऑफिशियली कन्फर्म किया है जहांज़ेब खान साहब ने कि $70 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल एस्टिमेट है, लेकिन उनका ये नंबर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये हवा के अंदर नंबर नहीं है। इसके पीछे अश्योरेंसेस दी हुई है फ्रेंडली कंट्रीज ने। उन्होंने किसी एक खास मुल्क का नाम तो नहीं लिया, बट जो हिंट आ रहा था वो गल्फ की तरफ जा रहा था उनका। उन्होंने जैसे एक मुल्क ने कहा कि $25 अरब का हम एक फंड कायम करेंगे और उस फंड से पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। तो यस, अभी तक कोई इसके अंदर सरमायाकारी नहीं हुई, बट एट द सेम टाइम उसकी तरफ इन्होंने जो स्पेड वर्क है वो करना शुरू कर दिया है। चूंकि हम थोड़े से एक डेस्परेट नेशन है तो हम उसको जज कर लेते हैं, प्रीमैच्योर टू जज। हाँ, अरबों डॉलर की आप बात कर रहे हैं। कोई भी जो सरमायाकार है वो अरबों डॉलर की जब सरमायाकारी करेगा तो सबसे पहले तो अपने सरमाए को महफूज बनाने के हवाले से जमानत मांगेगा, दूसरा उसको कितना रिटर्न मिलता है, और इसके लिए आई थिंक इट टेक्स टाइम, मतलब है ना।
उसके दो फैक्टर्स उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी चूंकि बड़ी सरमायाकारी तो गल्फ से आनी थी, तो गजा की जो अब जंग है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनका जो फोकस है वो पैलेस्टाइन की तरफ चला गया। तो अगर कोई ये उनके अल्फाज थे कि अगर कोई ये समझता है कि उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं गई और वो फौरी हमारी तरफ देखेंगे तो वो गलत समझता है। इट विल टेक टाइम बिफोर देयर अटेंशन इज रिटर्न टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करता चलूं, किसी जिम्मेदार शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, तो पाकिस्तान इस हवाले से कंसर्न है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त सिचुएशन है तो उनको दे आर कीपिंग ए क्लोज आई ऑन इट, और उनका ख्याल है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे ख़त्म तो नहीं होने वाला, अगर ये एक्सपैंड होता है तो उसकी इम्प्लिकेशंस मतलब इकोनॉमी के ऊपर आएगी ना, और फिर अगर ऑयल प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं तो ऑयल प्राइसेस का फिर कभी बात करेंगे। बट इसमें दो तीन मैसेजेस इसके अंदर थे। रेकोडेक प्रोजेक्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा इनका बेट दो चीज़ों के ऊपर है। अरामको, जो सऊदी अरामको की ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में, उसके 10 से 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जहांजेब खान साहब का ये कहना था कि जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको अभी जो सऊदी एडवाइजर्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो कहते हैं जब अपना रिव्यू मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी इसका स्टेटस क्या है, बट उनका इसकी तरफ काम हो रहा है। रेकोडेक के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसकी जो इसमें बेसिकली पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जो अभी एग्जिस्टिंग इसकी जो गोल्ड एंड कॉपर की माइंस है, जो जिसमें पाकिस्तान की 50% शेयर होल्डिंग और बाकी 50% बैरेक गोल्ड के पास है। तो उनकी हमारी ख्वाहिश ये थी कि सऊदीज जो है इसके साथ वाला जो उसकी जो ब्लॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो सऊदीज उन्होंने कहा जी वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, वो एग्जिस्टिंग में ही करना चाह रहे थे। फिर उस पर मैंने उनसे पूछा कि बैरेक गोल्ड इस बात से इनकार कर चुका है कि हम अपना शेयर कम करके किसी और को देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है वो इनकार कर चुके, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये थिंकिंग पाई जाती है कि बैरेक गोल्ड इस पे सोचे। एक चीज। दूसरा उन्होंने कहा जी इसकी जो शेयर प्राइसिंग है वो हमने उसकी वैल्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है और अब ये चीज वो जाएगी उनके सऊदी एडवाइजर सऊदी अरेबिया के साथ वो डिस्कस होगी, फिर पता चलेगा। बट जो काम नाज़रीन उन्होंने गिनवाए अभी तक जो SIFC के प्लेटफॉर्म से हुए, उन्होंने 12 बड़े काम गिनवाए हैं। पहले मैं आपको काम बता देता हूं और उसके बाद फिर एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज आखिर में बताएंगे कि SIFC के ऊपर अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, वो किसी और की वजह से नहीं आ रहा है, SIFC के अपने जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से आ रहा है। वो भी अभी मैं बताता हूं। पहली चीज जो SIFC की 5 माह की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर जो जहांजेब खान साहब ने 12 बड़े काम गिनवाए, वो क्या थे। उन्होंने कहा जी कि SIFC की वजह से एक यूनिफॉर्म राइट ऑफ वे चार्जेस पॉलिसी फॉर द IT सेक्टर वो अप्रूव हुई पॉलिसी। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एक अप्रूव हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि एडवाइजरी कमेटी फॉर द ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेस, जैसे आपका 3G 4G 5G के लाइसेंस होते हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी ये बनाई है SIFC ने। फिर उन्होंने कहा जी लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये SIFC ने अप्रूव किया है। फिर एक सोलर कैप्टिव पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट है कोई 1000 एकड़ के ऊपर, उन्होंने कहा जी वो SIFC ने अप्रूव किया है। फिर उन्होंने कहा और ये जो होगा ये साउथ वजीरिस्तान में होगा। जो अगली चीज उन्होंने गिनवाई कि जो IT सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं उसके जो लिमिट थी, जो बाहर पैसा रख सकते हैं या अपने अकाउंट में रखता था एक्सपोर्टर, वो 35% से बढ़ाकर हमने उनका जी 50% कर दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि SIFC ने इशू करवाया फॉरेन जो करेंसी डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड्स जो है वो फॉर ओवरसीज पेमेंट्स के लिए वो SIFC ने इशू करवाया है। फिर उनके जो फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट्स हैं वो बने हैं। फिर 202 मेगावाट का एक रशिया के पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी SIFC ने दिलवाई है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर एक उनका जी 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट GB में गिलगित बल्तिस्तान में। और ये जितने भी काम उन्होंने गिनवाए हैं मेरा ख्याल है ये डोमेस्टिक जो हर्डल्स होती हैं उसके लिए तो ये काउंट हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है SIFC का उसमें फिट नहीं है। अब मैं आपको आखिर में एक बात बताता हूँ बिफोर गोइंग टू द ब्रेक। SIFC के 3 उसकी टीयर्स है। एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी है जिसको जहांजेब खान साहब चेयर करते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसको प्लानिंग मिनिस्टर चेयर करते हैं, और एपेक्स कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चेयर करते हैं। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है 23-24 अक्टूबर को गालिबन, अगर मेरी डेट गलत नहीं है। तो उसमें जो कुछ फैसले होते हैं उसमें एक फैसला मैं सिर्फ आपको गिनवाता हूं, फिर जब इस तरह के फैसले होते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म आता है। फैसला ये है, अब मैं पढ़ देता हूं जो फैसला है। डिवाइज अ प्लान while taking provinces on board for learning of United Nations languages at primary and secondary schools level to inculcate language skill in children in Pakistan at a young age। तो SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है कि 15 दिन के अंदर एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत 6 ज़बानें जो है यूनाइटेड नेशंस की वो बच्चों को सिखाई जाए। अब ये क्या SIFC का काम है, ये एजुकेशन के लेवल पे काम करना, और ये ज़बानें कौन सी ये भी जरा सुन लीजिए। ये हम अब SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अरेबिक लैंग्वेज है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है,
रशियन लैंग्वेजेस है और स्पेनिश लैंग्वेजेस है। अब SIFC का ये फैसला एग्जीक्यूटिव कमेटी का है कि ये वाली जो लैंग्वेजेस हैं ये बच्चों को सिखाई जाए। मेरे ख्याल में इस पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वो लोग जो अपनी जो सालाना टैक्स गोशवारे हैं वो नहीं भर रहे, उनके खिलाफ FBR क्या कार्रवाई करने जा रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसमें एक वन ऑफ द रूट कॉजेज़ क्या हैं कि हम जितना टैक्स इकट्ठा करना चाहिए FBR को या जो हुकूमती इदारे हैं उतना वो करते नहीं हैं, क्योंकि टैक्स लोग आसानी से देते नहीं हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ तरीके अपनाती रहीं कि किसी तरीके से टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती। और हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन की थी कि कैसे इस साल पिछले साल के मुकाबले में अभी भी इतना बड़ा गैप है। शायद 20 लाख कम लोगों ने इस दफ़ा जो अपनी टैक्स रिटर्न नहीं भरी। और मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि अगर जो टैक्स रिटर्न एक दफ़ा भर के नहीं भरता तो क्या करेगी FBR। अब FBR को ख्याल आया है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए और उसमें वन ऑफ द एक्शंस जो उन्होंने सजेस्ट किया है कि ऐसे लोग जिन पर जो टैक्स रिटर्न अपनी नहीं भर रहे उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएँ, गैस के कनेक्शन काट दिए जाएँ, उनकी जो मोबाइल सिम है वो ब्लॉक कर दी जाए। डू यू थिंक दैट दीज आर प्रैक्टिकल स्टेप्स और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले इस तरह के मेजर्स नहीं लिए गए? देखिए 2012 में एक बिल पेश हुआ, उस वक्त पार्लियामेंट में अली अरशद हकीम साहब उस वक्त चेयरमैन FBR होते थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उसमें प्रपोजल ये था कि नॉन फाइलर्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न जो हैं उनके जो CNIC हैं वो ब्लॉक कर दिए जाए। तो उस पर बड़ा शोर मचा कि ये तो एक फंडामेंटल राइट है लोगों का कि उनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स होने चाहिए, तो आप उसी को ब्लॉक करने जा रहे हैं। बट उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर ये एक फंडामेंटल राइट है तो उसकी एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है उसी बंदे की, अगर उसकी इनकम उस लेवल पे है तो आप को टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो वो कर नहीं रहा। यहां पर उसके फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। खैर वो काम नहीं हुआ। उसके बिल्कुल बरक्स फिर जब PMLN की हुकूमत आई तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी दी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में टैक्स बेस कम है। पॉलिसी ये थी, अगर आप फाइलर हैं फाइन, आपका टैक्स रेट होगा 3% किसी चीज का। अगर आप नॉन फाइलर हैं कोई मसला नहीं है, आप 6% दे के बाहर चले जाएं सिस्टम से। तो ये जो पॉलिसी थी फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन की, इसने खराबी ज्यादा पैदा की। अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी 10% बनती है और वो नॉन फाइलर का रेट 6% दे के निकल भी जाता है तो 40% फिर भी अपना जो टैक्स है वो चोरी कर रहा है या बचा रहा है, लीगली बचा रहा है ना। तो ये पॉलिसी गलत थी। अब ये जो इन्होंने FBR ने काम किया और इसके पीछे भी SIFC की ही वर्किंग है। इन्होंने ये कहा है कि अगर किसी की कोई इनकम लेवल है, FBR के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उस शख्स को एक नोटिस दिया जाएगा कि आपके बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। और अगर फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसका बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और उसका जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ठीक चीज है, ड्रेस्टिंग जरूर है। क्या इससे मसला हल होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आगे जो हुकूमत आने वाली है काम करने के लिए FBR को ये काम करने के लिए क्या लीगल कवर है? क्योंकि आमतौर पर लोग फिर अदालतों में चले जाते हैं ना जब आप इस तरह सेक्शन 114B है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर ये पावर्स हैं और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब इन्होंने 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज बना दिए हैं, इन्होंने नोटिफाई कर दिया है, जिसमें जो ग्रेड 17 और 18 के जो ऑफिसर है उसको हेड करेंगे, उसके नीचे एक टीम होगी और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। जो मेरे चेयरमैन FBR से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख लोगों का जो डाटा है उनके पास वो राइप है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो ऑन दैट बेसिस ही वाज होपफुल कि 49 लाख तो पिछले साल हमारे पास रिटर्न आ चुके थे, ये 10 लाख तो हम लेके आएंगे, तो 59 लाख हो गया। इनका अब टारगेट ये है कि पिछले साल 49 लाख थे, ऑल दो फाइलिंग अभी 30 लाख की हुई है, तो हम ये 49 लाख का जो नंबर है, ये 30 लाख जो भी ले लें इसको बढ़ा के हम 65 लाख से 70 लाख लेके वेरी क्विकली। ये तो वो लोग हैं ना कि जो माजी में अपनी टैक्स रिटर्न भरते रहे, इस दफा उन्होंने नहीं भरी तो उनको इनकरेज करना या उनको फोर्स करना कि वो भरें। ऐसे लोग जिन पर टैक्स बनता है और वो सिरे से सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो उनके लिए भी क्या कुछ करेंगे? नहीं, उसमें ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो पहले उन्होंने रिटर्न्स दिए और इस दफा नहीं दिए, इसमें वो भी हैं जिनको ये आइडेंटिफाई उन्होंने डाटा से किया, उनके एक्सपेंडिचर पैटर्न से किया है, तो वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं। प्रोसेस स्लो है, FBR की अपनी लिमिटेशंस हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लोगों में रुझान भी नहीं है,
करप्शन भी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और आई थिंक प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये भी जो लोग टैक्स ईमानदारी से अपना पूरा देते हैं, शायद हुकूमत को ऐसी कुछ स्कीम भी अनाउंस करनी चाहिए कि उनको भी एज अ वीवीआईपी आप ट्रीट करें, बताएं कि हाँ ये शहरी जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है आईनी और कानूनी, और ये डिजर्व करता है कि स्टेट उसको उस तरीके का फिर प्रोटोकॉल भी दे, क्योंकि आपने तफरीक करनी है ना कि एक शख्स जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर रहा है और एक जो टैक्स चोरी कर रहा है। तो अगर इस तरह की भी कोई स्कीम लाएं तो दैट कैन ऑल्सो इनकरेज पीपल टू पे टैक्स। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।